गुड इवनिंग बच्चों। यार टाइम हो गया, हम भी आ गए हैं। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी लाइव सेशन में जो मुलाकात है उसका टारगेट टॉपिक क्या है? उसका टारगेट है लेक्चर 6 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस के बारे में और पावर एंड एसी सर्किट्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये वाली सारी डिस्कशन भी हम आज के सेशन में करेंगे। तो उससे पहले, हाँ ठंड बढ़ रही है, राइट। नमस्ते नमस्ते जी, मैं अच्छा हूँ बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। एकेडमिक्स अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे और चीज़ों को रिव्यू करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ टाइम डिवोट करना है। पुरानी चीज़ें जो आपने बहुत अच्छे से सीखी हैं उनको बार बार हमें रिवाइज करना है। एसी कंप्लीट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द डिवाइसेस, जो आपके ट्रांसफार्मर और जनरेटर हैं, इनका एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। बट उसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑल्टरनेटिंग करंट आज कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से हम फिर से कोशिश करेंगे पैरेलल ट्रैक्स शुरू करने की। और जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम अभी नहीं है वो बिल्कुल चिंता ना करें, वो सिंगल चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं, सिंगल ट्रैक को। और जिन बच्चों के विद इन नेक्स्ट 10 डेज एग्जाम्स हैं उनके लिए भी सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है, इसीलिए डुओ ट्रैक में काम करेंगे। एक ट्रैक में हम वेव ऑप्टिक्स के साथ अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, और वहीं जो हमारा दूसरा ट्रैक होगा उसमें हम ईएम वेव्स के बारे में बात करेंगे। और इधर ईएम वेव्स के बारे में बात होगी, फिर पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, डीपीपी डिस्कशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह। और वहीं दूसरी तरफ हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। डुअल नेचर की कुछ चीज़ें जो अभी रह रही हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो वन शॉट में मिसिंग रह गई थी, सेकेंड शॉट आप तक नहीं पहुंचा था, उसको करेंगे कंप्लीट। और फिर एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स के वन शॉट के साथ उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आगे की कुछ वीडियोस को वन शॉट रखने की कोशिश करेंगे ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो पाए, और जब डिटेल्ड डिस्कशन का मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो उसे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मुझे नहीं लगता इस बात में किसी को कोई आपत्ति होगी, और अगर सब पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर तो आप थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप में से किसी का कोई और सजेशन हो, कोई और मन में सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। लाइव इंटरेक्शन का एडवांटेज लेते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से, फिर पढ़ाई तो करेंगे। बताइए मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। थैंक यू साक्षी। Derivation list, yes, I'm going to provide you tomorrow. Happy belated birthday. I was not having my birthday on that day. ठीक है, पर आप लोग मुझे बहुत सारी विशेस दे रहे थे, तो मैं लाइक होल हार्टेडली, हैप्पीली मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रहा था। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर द ब्लेसिंग एंड विशेस, बट सना मेरा बर्थडे नहीं था। केस स्टडी क्वेश्चंस, यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस। और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट जो है वो भी विद इन दिस वीक, अपकमिंग वीक, मैं आपको वन शॉट की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। कोशिश करेंगे कि बेंच वॉच सेशन लगाएं बढ़िया तरीके से, है ना। मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे कैसे उसको कंप्लीट करना है, और इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे सेमीकंडक्टर्स के सेक्शन में भी। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। प्री बोर्ड्स हैं श्रेया, तो आप फॉलो कर सकते हैं पैरेलल ट्रैक, प्रोवाइडेड आप फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। एक ट्रैक से तो आप स्टिक टू रहो ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली फॉलो करें। दिव्यांशु, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग इट। आई टेल यू कासिम, आई टेल यू कि कैसे अटेंड करना है, और बाकी बच्चों को भी बिंज वॉच सेशन। टेलीग्राम पे डेफिनेटली मैं आऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं, उससे ही बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं मिल पाती, तो टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ। पर मेरा वादा है आपसे कि बहुत जल्दी समय निकाल के मैं आपके डाउट्स वहाँ पे भी डील करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि लेक्चर्स के माध्यम से ही, कभी पैनल पे, कभी डीपीपी डिस्कशन के माध्यम से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकें।
इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर यानी पढ़ने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर के साथ उसके पीएसएस को अगर आप फॉलो करेंगे ना, उसमें पीएसएस थोड़ा लंबा ज़रूर है मगर उसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं जो आपके नीट जेई बोर्ड सभी लेवल को कवर करते हैं। एंड इन दैट केस आपको इंसर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स भी होंगी उसकी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और टेलीग्राम का लिंक निहाल आपको डीपीपीज वगैरह जो आपको मिलती हैं उसी के साथ अटैच होता है। ये बाकी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट एंड ऑल, वहाँ पे आई एम श्योर आपको लिंक होगा जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में लेंस इमर्ज इन द लिक्विड जो है बेटा, वो कोई चैप्टर में टॉपिक नहीं है, वो एक क्वेश्चन का मॉडल है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाएंगे रे ऑप्टिक्स की तो मॉडल भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपके कंसर्न का जवाब मिल गया। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बेटा, हम लेंस इमर्ज इन लिक्विड के बारे में भी बात करेंगे। जी बिल्कुल रवि, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी की सारी बातें करेंगे। वन शॉट की वीडियो आर ऑन द गो, बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे। चलिए शुरू करते हैं। गिफ्ट भी रास्ते में है, पैकिंग चल रही है, बस आप तक पहुंचने वाला है। वेव ऑप्टिक्स मंडे ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपकमिंग वीक में 2 टारगेट रहेंगे हमारे, वेव ऑप्टिक्स भी और सेमीकंडक्टर्स भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट पैरेलल ट्रैक में हम वेव्स को भी ईएम वेव्स को भी डील करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस हमारे अपकमिंग वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी की प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती रहेगी। अब मैं शुरू करता हूँ आपके आज के यूनिट के साथ शुरुआत। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज पावर इन एसी सर्किट्स एंड एलसी ऑसिलेशंस। तो पहले मैं बात करूंगा पावर इन एसी सर्किट्स की। तो हम बात कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट्स, ठीक है। और पावर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम डील करते हैं एवरेज पावर से। सो क्वेश्चन की फॉर्म में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट एवरेज पावर जो होगा, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन इंडक्टर, जब सिंपल इंडक्टर हो, इज 0। एक नॉर्मल इंडक्टर के बारे में जब आप बात करते हैं तो एक नॉर्मल इंडक्टर के द्वारा जो एवरेज पावर डिलीवर की जाती है, वो एवरेज पावर डिसिपेट जो की जाती है, वो डिसिपेटेड पावर कितनी होती है? 0 होती है। इंडक्टर का मेन काम पावर को डिसिपेट करना नहीं होता, पावर को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर का मेन काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। लेकिन कैपेसिटर भी एवरेज पावर डिसिपेशन 0 शो करता है और इंडक्टर भी एवरेज पावर डिसिपेशन 0 शो करता है। इस बात को समझते हैं। देखिए, आप यहां बोलोगे शेयर, यू कैन सिंपली से कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, उसे आप dH/dt, या नॉर्मली जब आप पावर के बारे में बात करोगे तो आप एसी के सर्किट्स में, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आप बोल सकते हैं पावर dH/dt होगा, मगर वो टोटल H/टोटल T नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका पावर कांस्टेंट तो है ही नहीं, आपका पावर कैसा है? वेरिएबल है। और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी छोटा बाय छोटा तो हमेशा लिखी जा सकती है, मगर वो टोटल बाय टोटल सिर्फ तभी लिखी जा सकती है जब वो कांस्टेंट हो। लेकिन क्योंकि पावर वेरिएबल है तो ये टोटल बाय टोटल के बराबर नहीं होने वाला है, ऑलराइट। तो जिस ये इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि एक पल के बारे में आप बात कर रहे हो, तो बेटा ये dH/dt है। इसका मतलब यहां से जो dH आएगा वो P इंस्टेंटेनियस इनटू dt आएगा। यानी कि आप बोलेंगे ऑन इंटीग्रेशन वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ dH will be equal to integration of instantaneous power and dt. So you may write it as H will be equal to integration 0 to t, it is P instantaneous dt. ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। ऑल्सो जब हम एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं बेटा, तो एवरेज पावर का मतलब होता है H टोटल होना चाहिए बाय T टोटल होना चाहिए।
तो एच टोटल को तो आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने देखा कि टोटल हीट निकालने का तरीका क्या है, इट इज 0 टू टी पी इंस्टेंटेनियस डी टी. सो यू विल राइट 0 टू टी पी इंस्टेंटेनियस डी टी एंड इन द डिनोमिनेटर टोटल टाइम कितना है बेटा, कैपिटल टी. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला you are going to use for, this is the general formula you are going to use for average power. ठीक है. Now in case of purely inductive circuit आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास एक इंडक्टर है और इसे आपने alternating current supply से कनेक्ट किया है. This is S and this is E equals to E naught sin of omega t. ठीक है बच्चों, और ये क्या है, इंडक्टेंस. एक बार फिर से नजर मार लेंगे. हमने किया क्या है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज पावर का. जब हम बात कर रहे हैं पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, तो हमारा मानना क्या है, हमारा कंसिडरेशन क्या है कि हम एवरेज पावर के बारे में बात कर रहे हैं. एवरेज पावर का मतलब होगा टोटल हीट बाय टोटल टाइम. लेकिन अब की बार इंस्टेंटेनियस चीजें एवरेज के बराबर इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि ये पल पल परिवर्तन शो कर रही हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. हाउ इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सी पावर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज. Now if you talk about alternating current, that is also I naught sin omega t plus phi. If you talk about the alternating voltage, that is also E naught sin omega t or cos omega t plus phi. Alright. पल पल समय अनुसार ऑल्टरनेटिंग करंट बदला, पल पल समय अनुसार ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बदला, दोनों का प्रोडक्ट भी बदला. एज अ रिजल्ट आप क्या कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू छोटा बाय छोटा के बराबर होगी, मगर वो एवरेज वैल्यू यानी टोटल बाय टोटल के बराबर नहीं होगी. तो यहां से आपने H का वैल्यू निकाला बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. उस टोटल हीट को पूरे टाइम में डिसिपेटेड टोटल हीट को पता करने के बाद आपने उसे टोटल टाइम से डिवाइड किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर. ऑलराइट. तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, देखो आप बोलोगे भाई एज अ रिजल्ट करंट इसमें यूं फ्लो करने वाला है एंड दैट करंट इज आई. सो यू कैन से शेयर प्योरली इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बच्चों, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, मगर क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है तो करंट को लैग करा देते हैं. I इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, और कितने से लैग कराते हैं बेटा, माइनस पाई बाय टू. I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. कैपेसिटर होता, कैपेसिटर में करंट को लीड करा देते यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग होता है, वोल्टेज दिया है तो करंट को लैग करा देते हैं. बात समझ में आ गई. सो ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. ठीक है. इस मामले में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई समस्या होगी. तो आप बोलोगे सो एवरेज पावर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या आ गया, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t p इंस्टेंटेनियस dt. दैट विल बी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t, इट इज vi dt. vi dt या वी कैन राइट इट एज ei dt. यदि हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t. e की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा, देखिए यहां से आई नॉट ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे आप ई नॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, ई नॉट बाय एक्सएल. आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाय एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. और ये ई नॉट बाय एक्सएल, ई नॉट बाय एक्सएल को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा एल, और ये क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. एनीवेज कुछ तो लिख ही सकते हैं. ठीक है. तो करंट क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया ई नॉट बाय ओमेगा एल एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. एंड इट इज, बाहर कौन खड़ा है, डी टी. बाहर कौन खड़ा है, डी टी. देखिए हमने ई लिखा, आई लिखा, और बाहर कौन खड़ा है, डी टी. तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, यू गॉट 1/t बाहर, ई नॉट का स्क्वायर बाय ओमेगा एल ये भी आ गया बाहर, अंदर बचा 0 टू t साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू डी टी. यहां से अगर माइनस साइन को बाहर निकाल लिया गया, सो यू विल गेट एवरेज पावर विल बी इक्वल टू 1/t, it is E naught square by omega L, and that is अगर मैं नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा P एवरेज विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये आएगा 0 टू t साइन ऑफ ओमेगा टी एंड इट इज साइन ऑफ
भाई पहले ओमेगा टी माइनस 90 था और अब माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी है एंड डी टी। जरा ध्यान से देखने पे समझ में आया। देखिए कि ये वाली जो टर्म है इसे आप अलग से स्टेप बाय स्टेप बार बार लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो। इसे आप लिख सकते हो 0 टू टी साइन ओमेगा टी, और ये क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी डी टी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे अपने को पता चलेगा कि देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 2, और मल्टीप्लाई करने पे 0 टू टी, मल्टीप्लाई करने पे 0 टू टी, यहाँ जो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। ऐसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे बेटा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा विद लिमिट 0 टू टी। मुझे लगता है देखो आपको ये सारी बात समझ में आ गई है। फिलहाल देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं एक बार। कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा आपको। देखो आप कहोगे प्रूव दैट एवरेज पावर इन एन इंडक्टर इज 0, ये आपका सवाल है। तो पहले मुद्दा ये था कि एवरेज पावर तक तो पहुंचा जाए। सर एवरेज पावर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, एवरेज पावर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आप ये कह सकते हैं ओके बेटा बीएसई बी बस फर्स्ट फेब से है रेयान, डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा। वीडियो लैग हो रहा है, ब्लर हो रहा है। नोट्स मिल जाएंगे बेटा एक बार, दोबारा से नोट्स मिल जाएंगे एक बार। देखो आपके सामने है, आप इसे देखिए, स्टेप वाइज नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए आप, हम देखते हैं ब्लर ना हो। मुझे लगता है कि अब आपको आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे होंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले देखा पावर के बारे में, एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या है। पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर से निकालते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, 3 स्टेप्स, सुनना ध्यान से। पहला स्टेप इंस्टेंटेनियस पावर लिखना, उस इंस्टेंटेनियस पावर इंटू डी टी जब करेंगे तो दूसरा स्टेप हीट निकालना, दूसरा स्टेप हीट निकालना, और तीसरा स्टेप उस टोटल हीट को टोटल टाइम से टी से डिवाइड कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। पहला स्टेप इंस्टेंटेनियस पावर निकालना ई आई डी टी को इंटीग्रेट करके, दूसरा स्टेप टोटल हीट निकालना, टोटल हीट निकालना पावर को इंटीग्रेट करके। पहला स्टेप इंस्टेंटेनियस पावर ई इंटू वाई करके, तीसरा स्टेप एवरेज पावर निकालने के लिए टोटल हीट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। तो देखिए वो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा करने पे पहले हमने एक इंडक्टर का केस स्टडी किया, बिकॉज हमारे पास इंडक्टर के बारे में बात है। तो इंडक्टर का केस स्टडी किया हमने। इंडक्टर में हमने देखा कि ईएमएफ दिया है तो करंट लिखा जा सकता है, करंट लिखा जा सकता है तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से चेंज होगा तो देखिए साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, टी के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते अगर डिफरेंशिएशन की बात होती तो।
डिफरेंशिएशन में टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता। इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, इंटीग्रेशन में टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, डिफरेंशिएशन में टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन में टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड हो चुका है। अब ये 2 ओमेगा अगर आप बाहर लेकर चलेंगे तो ये आ गया 4 ओमेगा और यहां आ जाएगा माइनस ऑफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉस ऑफ 2, अपर लिमिट डाल रहे हैं, अपर लिमिट डाल रहे हैं, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2, ओमेगा को लिखा आपने 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और इस टी को आपने लिख दिया कैपिटल टी, इस टी को आपने लिख दिया कैपिटल टी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई टी। या अगर आप वैल्यू डाल ही रहे हैं तो देखिए जब जीरो डाल ही देंगे तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, ये आया। ध्यान से देखिए जरा, ये t से t कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ कॉस 4 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई और कॉस 0, बात तो बराबर ही है। 360 में 0 पे जो वैल्यू होगी वही 2 पाई पे होगी, वही 4 पाई पे होगी, वही 6 पाई पे होगी, वही 8 पाई पे भी होगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 0 आएगा, इसका मतलब है ये आंसर इवेंचुअली कितना आ गया है, 0। आंसर कितना आ गया है, 0। तो आप क्या प्रूव कर देंगे कि देखिए ये कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। तो इसीलिए एवरेज पावर जो होती है वो एवरेज पावर कितनी निकल कर आ जाती है, वो एवरेज पावर 0 निकल कर आ जाती है बेटा, ठीक है। और आप एक बात को और समझें, यदि यहां पर आप फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए ये है करंट फेजर, करंट फेजर रेफरेंस ले सकते हैं इसको, करंट, और आप कहेंगे कि इसमें वोल्टेज लीड करता है। तो यदि वोल्टेज लीड करता है तो आपने VL यूं दिखा दिया, आपने VL यूं दिखा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये करंट जो VL की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है, ये करंट जो VL की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है, यहां आप बोलोगे कि पहले ये फाई जो है ये 90 डिग्री है, पहले ये फाई जो है वो 90 डिग्री है, नेट पोटेंशियल और करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये VL है, यही VL E के भी बराबर है। तो VL बोलिए या E बोलिए, एक ही एलिमेंट लगा है तो उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही VL है, वही E है। और ऐसे केस में ये फाई 90 डिग्री है और ये जो करंट आया है बेटा, ये जो करंट आया है I, वोल्टेज से परपेंडिकुलर, वोल्टेज फेजर से E फेजर से परपेंडिकुलर जो करंट होता है वो पावर डिसिपेट नहीं करता, इसीलिए उसका नाम होता है वॉटलेस करंट। आई रिपीट, वोल्टेज से या नेट ईएमएफ से परपेंडिकुलर करंट जो होता है, नेट ईएमएफ के पैरेलल जो करंट होता है वो पावर डिसिपेट करता है, नेट ईएमएफ के परपेंडिकुलर जो करंट होता है वो पावर डिसिपेट नहीं करता, और क्योंकि वो पावर डिसिपेट नहीं करता उसका नाम क्या होता है, वॉटलेस करंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन वॉटलेस करंट। तो वो करंट जो वोल्टेज फेजर से, नेट ईएमएफ फेजर से परपेंडिकुलर हो, पावर डिसिपेशन में कंट्रीब्यूट ना करे, तो उसे वॉटलेस करंट कहा जाता है। ये प्योरली इंडक्टिव में मिलता है, प्योरली कैपेसिटेटिव में मिलता है, ठीक है। और बहुत डिटेल में इसका फॉर्मूला क्या होता है आगे आने वाली बात डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताइए कि क्या आपको ये वाला डेरिवेशन क्लियर हो गया है कि क्या करना है हमें। एवरेज पावर का फॉर्मूला तो बेटा ये रहा, ठीक है। फॉर्मूले से हमने क्या किया, ईएमएफ की इक्वेशन डाली, करंट की इक्वेशन डाली, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये प्रूव किया कि ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन जो होता है ये इंटीग्रेट करके 0 आ जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। थम्स अप देंगे कमेंट सेक्शन में समझ में आ गया है तो, कोई डाउट है तो पूछिए और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को थोड़ा भी बहुत अभी कम समझ में आया है वो एक बार और देखें, अब दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से देखें। देखिए सवाल नंबर 2 पूछते हैं आपसे, यही हमें प्रूव करना है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। प्रूव दैट, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक ही स्क्रीन पे करेंगे सब कुछ। देखिए, प्रूव दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड, एसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एवरेज पावर डिसिपेटेड कंप्लीट साइकिल में जो होगी
इन अ कैपेसिटर इज जीरो, इन अ कैपेसिटर इज जीरो, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक सर्किट ले लेंगे प्योरली कैपेसिटेटिव वाला। सर्किट कौन सा ले लेंगे? प्योरली कैपेसिटेटिव वाला। ये सी है कैपेसिटेंस, यहां लगा है ऑल्टरनेटिंग करंट, यहां है हमारा स्विच। इस स्विच को करेंगे क्लोज। ईएमएफ दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर करंट ऑल्टरनेटिवली फ्लो होना शुरू हो जाएगा स्विच को क्लोज करते ही, और आप बोलेंगे सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट। कैपेसिटर में तो करंट लीड करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं बेटा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। या फिर आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्स सी। और नोटिस कीजिए बेटा ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 डिग्री आपने सीखा होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, नाम चेंज कर देता है। और साइन ऑफ 90 प्लस 6 समथिंग यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और नाम चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी। और ध्यान से देखिए, देखिए ई नॉट बाय एक्स सी की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी निकल कर आ गया। ये करंट की इक्वेशन आ गई, दैट इज ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फेजर बनाने की कोशिश करें तो देखिए हम क्या कह सकते हैं। हम कहेंगे बेटा ये करंट हो गया है, और कैपेसिटर में करंट को लीड करना है तो वोल्टेज को लैग करा दो, वोल्टेज को लैग करा दो। लैग कराने का मतलब है आप क्लॉकवाइज चलें, और ये है वीसी जिसको आप लिख सकते हैं आई इंटू एक्सी, या इसी को बेटा आप वी नेट भी बोल सकते हैं, या इसी को बेटा आप ई भी बोल सकते हैं। कारण उसका ये कि अब तो एक लौता ही एलिमेंट लगा है, तो जो इस एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप आएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा? उसी को वी नेट या उसी को ई भी बोल देंगे। इस बात को ध्यान से देख लो, समझ लो। ईएमएफ की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन तक पहुंच गए, ये बात पहले भी कर चुके थे। इन दोनों का इस्तेमाल करके इंस्टेंटेनियस पावर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे टोटल हीट आएगी, टी से डिवाइड करेंगे एवरेज पावर आएगी। तो आप यहां क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो हियर जो भी हमारी एवरेज पावर है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी पी, या इसे आप लिख सकते हैं दैट विल बी टोटल हीट H बाय टोटल टाइम। सो दैट कैन बी रिटन एज 0 टू टी पी इंस्टेंटेनियस dt बाय टी। इसका मतलब आप लिखोगे कि जो आपका एवरेज पावर है जिसे आपने लिखा 1 अपॉन टी एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी पी इंस्टेंटेनियस को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ई आई डी टी, ई आई डी टी। फिर आप क्या लिखेंगे? दिस विल बी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, ई को आप लिख सकते हैं देखिए ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई को आप लिख सकते हैं ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, और बाहर खड़ा हुआ डी टी, बाहर खड़ा हुआ डी टी। देखिए बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं? ई नॉट स्क्वायर ओमेगा सी बाहर आ गया, बाय टी तो है ही, अंदर बचा 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। आपने अभी देखा था कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है बेटा वो 0 आता है। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे 0 आया। आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखिए 2 जिससे डिवाइड किया वो बाहर आ गया, जिस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो है बेटा वो साइन 2 ओमेगा टी है, और साइन 2 ओमेगा टी डी टी विद इन लिमिट 0 टू टी 0 देता है। तो आप बोल सकते हैं इट इज ई नॉट स्क्वायर ओमेगा सी बाय 2 टी एंड इट इज 0, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो एवरेज पावर जो निकल कर आया कैपेसिटर में वो कितना आया? 0। और ये इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी बाय 0, साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी 0 कैसे आया वो आपके सामने यहाँ पे है। सिंपल देखिए 2 स्टेप मैंने अभी स्किप किए हैं कि सेम लिखना, इंटीग्रेट करना, लिमिट डाल के सेम लिखना, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन पर है। फटाफट से देखो, प्रोसेस कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 मिनट का समय है आपके पास, आराम से देखिए, समझिए, और ठीक 1 मिनट बाद अगले सवाल पे आएंगे। और मुझे लगता है इस डेरिवेशन के साथ, इस रिजल्ट के साथ या इस कंक्लूजन के साथ जिन बच्चों को पहले वाले सवाल में थोड़ी बहुत दुविधा थी वो भी दूर हो गई होगी।
देखिए और 1 मिनट का समय लेके मुझे बताइए कि आप कंफर्टेबल हैं तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूंगा आपका। रेयान, आप काफ़ी बार ये एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं मुझे। मैं बता दूंगा आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करो, जितनी चीज़ें बेस्ट हो पाएंगी आपके लिए वो करेंगे। बट पता नहीं क्यों आपके एग्ज़ाम्स मतलब इतनी जल्दी कैसे कंडक्ट हो पा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि एग्ज़ाम भी डिले हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई चिंता नहीं है। करंट वाला मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। करंट वाला आर्यन देखिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कैसे है? क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है। यदि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और 90 डिग्री से, तो ईएमएफ की जो भी इक्वेशन होगी उसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। यानी मुझे कहना चाहिए वोल्टेज टर्म यूज करनी चाहिए कि वोल्टेज की जो भी इक्वेशन होगी उसमें पाई बाई टू ऐड करने के बाद आपको करंट की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है बेटा, देख सकते हैं आप। पी इंस्टेंटेनियस ई आई डी टी कैसे आया? P इंस्टेंटेनियस ई आई डी टी नहीं आया, H इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस डी टी आया। क्योंकि P जो है भाई पावर E इंटू आई तो होता है, और पावर E इंटू आई होता है, पावर E इंटू आई होता है। ये डी एच बाई डी टी है, उस E इंटू आई को डी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ऐसे आया, ऐसे आया। सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, क्लास के बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बेटा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पावर इक्वल टू E इंटू आई तो होता है। मुझे लगता है बाकी सब लोगों को बात समझ में आ गई है। वॉटलेस करंट की डेफिनेशन, हाँ बैंडविड्थ बाद में होगा बेटा। वॉटलेस करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या देख सकते हैं हम कि भाई वो वाला करंट जो पावर डिसिपेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उस करंट को वॉटलेस करंट कहा जाता है, जो कि हमें कैपेसिटर में या इंडक्टर में फ्लो करता हुआ दिखता है। देखो करंट तो फ्लो कर रहा है, बावजूद उस करंट के फ्लो करने की कोई पावर डिसिपेशन नहीं होती। ना ही एवरेज पावर इंडक्टर में डिसिपेट होती है और ना ही एवरेज पावर कैपेसिटर में डिसिपेट होती है। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू यू। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। फाइंड, अब की बार कुछ प्रूव नहीं करना, फाइंड द एवरेज पावर निकालना है अब की बार। फाइंड द एवरेज पावर dissipated, find the average power dissipated in case of resistor, in case of resistor। रेसिस्टर के केस में एवरेज पावर डिसिपेटेड जो है वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हम रेसिस्टर कंसिडर कर लेते हैं, हैविंग रेसिस्टेंस वैल्यू आर। इसे कनेक्ट किया है हमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से, और सप्लाई की इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा बेटा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है I, और रेसिस्टर के केस में तो करंट और वोल्टेज फेजर में सेम फेज में होते हैं। सो I विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें देखिए इंडक्टर वाले में करंट को हमने लैग कराया था 90 डिग्री से, कैपेसिटर वाले केस में करंट को हमने लीड कराया था 90 डिग्री से, और रेसिस्टर के केस में किसी प्रकार की कोई लीडिंग या लैगिंग नहीं होती है। तो हम कहेंगे ये आई नॉट साइन ओमेगा टी ही है, वेयर आई नॉट कैन बी रिटन एज ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर, एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो भी वी आर ड्रॉप है ये सारा का सारा वी या ई नेट के बराबर है, और आप कहोगे कि भाई ये करंट है, ये करंट है। पिछली बार आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी ये करंट जो वोल्टेज से, नेट वोल्टेज से परपेंडिकुलर है, ये करंट किसकी तरह सर्व कर रहा है? वॉटलेस करंट की तरह, वॉटलेस करंट की तरह। उससे पिछली बार तो हमने देखा ही था, लेकिन अब की बार अगर हम करंट दिखाएं और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर दिखाएं तो हम कहेंगे सेम फेज में है। इसी को आप वी आर बोलोगे, और इसी को आप वी नेट भी बोलोगे, और इसी को आप नेट वोल्टेज भी बोलोगे ई, इसी को आप ई भी बोलेंगे। और क्योंकि अब की बार करंट जो है वो नेट वोल्टेज से परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होता तो पावर डिसिपेट नहीं करता, वॉटलेस करंट कहलाता। पैरेलल है तो पावर डिसिपेट करेगा। इस बात को हमें
निकालना है कि पावर डिसिपेट कितना करेगा। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर होता वोल्टेज फेजर से करंट फेजर हमारा, तो ऐसा करंट फेजर जो वोल्टेज फेजर से परपेंडिकुलर हो वो पावर डिसिपेट नहीं करता, वॉटलेस करंट कहलाता है। परिभाषा आपको मिल गई होगी। ऐसा करंट जो पैरेलल है वो पावर डिसिपेट करेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं हियर जो भी एवरेज पावर डिसिपेट होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू एच टोटल बाय टी। दैट विल बी इक्वल टू एच टोटल को आप लिख सकते हो 0 टू टी, इट इज पावर इंस्टेंटेनियस डी टी बाय टी। इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, इट इज 0 टू टी एंड इट इज ई आई डी टी, ई आई डी टी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए जो एवरेज पावर होगा दैट विल बी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी। ई की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो क्या बाहर आ जाएगा? यू विल गेट ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया है सर, ये रहा टी विद इन लिमिट 0 टू टी एंड इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब मुझे लगता है कि अब वो स्टेज अटेन हो चुकी है जब आप इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराते होंगे। डेफिनेटली आप उसको इंटीग्रेट करना जानते होंगे और ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अब क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो, ये याद होगा आपको जब ऑल्टरनेटिंग करंट के शुरुआती लेक्चर्स थे तब हमारी बात हुई थी। इसे आप लिख सकते हैं विद इन लिमिट 0 टू टी एंड दिस कैन बी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड इट इज डी टी। सेपरेट करेंगे बेटा तो ये आएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी एंड इट इज 1 बाई 2, रादर 2 मैं कॉमन ले सकता हूं। सो ये आएगा 0 टू टी डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और इस वाली टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 आ जाएगी। ये टर्म पूरी कितनी निकल कर आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसको आप फर्दर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे देखो dt का इंटीग्रेशन t आएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल गया? पावर एवरेज का फॉर्मूला निकल गया ई नॉट आई नॉट बाय 2, ई नॉट आई नॉट बाय 2, ई नॉट आई नॉट बाय 2। ये पावर एवरेज का फॉर्मूला हो गया। देखिए यही आपसे पूछा गया था कि एवरेज पावर का फॉर्मूला बताइए कितना है, एवरेज पावर का फॉर्मूला बताइए कितना है। ये इंटीग्रेट करके आप देख सकते हैं, आप चाहें तो देखिए मैं आपके लिए इंटीग्रेट कर सकता हूं इसको कि या ये दो नोट जो हैं, आइए आगे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। नोट पॉइंट 1 आप मेंशन करना चाहेंगे कि अगर आप में से फिर भी किसी को इंटीग्रेशन में समस्या हो, 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसे बोलेंगे दैट विल बी 0 टू टी कॉस का इंटीग्रेशन बेटा साइन होता है, तो ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता और कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है और कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 2 ओमेगा ये रहा, इट इज 0 टू टी। सो इट इज 1 बाई 2 ओमेगा, ये डाल सकते हो आप साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई टी एंड इंटू छोटे टी की जगह आप क्या डाल दोगे? कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 0। तो आप देख सकते हैं, देखिए क्या हुआ, साइन 0 तो 0 ही होता है, टी से टी कैंसिल आउट कर गया, साइन 4 पाई भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये वो इंटीग्रेशन है बेटा, ये वो इंटीग्रेशन है जो मैंने आपको कहा था कि आपको खुद से कर लेनी है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अभी तो लाइव बात कर रहे हैं, यदि आप में से किसी को लग रहा हो कि हम तेज चल रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 1.5 घंटे में लेक्चर आपके पास पहुंच जाएगा इंक्लूडिंग द नोट्स, उसको आप रेफर कीजिएगा, बन जाएगी बेटा बात। ठीक है, और नोट पॉइंट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो एवरेज पावर आया है उसका फॉर्मूला आया है ई नॉट आई नॉट बाई 2। अगर आपने गौर किया हो तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ई नॉट आई नॉट बाई 2। अभी मैं आपको रिवीजन के लिए टाइम दूंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ देखते जाइए, कहानी सुनते जाइए। ये ई नॉट आई नॉट बाई 2 है, इसे आप लिख सकते हो ई नॉट बाय रूट 2 एंड आई नॉट बाय रूट 2, ई नॉट बाय रूट 2 एंड आई नॉट बाय रूट 2। पेशेंस रखिए, पहले स्टोरी सुनिए, थीम समझिए, फिर बात करेंगे आगे की। रिवाइज करने का टाइम मिलेगा बेटा, साथ में रिवाइज करेंगे। इस 1/2 को 1/√2 और 1/√2 लिखा जा सकता है, यानी इसे ERMS और IRMS लिखा जा सकता है, ERMS और IRMS लिखा जा सकता है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर।
ठीक है। इन जनरल आप ये कहते हैं, इन जनरल यू कैन सिंपली से कि देखिए पावर एवरेज का फॉर्मूला होगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और आप इसे ये भी लिख सकते हो, ई आर एम एस को आप लिखोगे ई बाई रूट टू, आई आर एम एस को आप लिखोगे आई बाई रूट टू, ई आर एम एस को आई ई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस को आई नॉट बाई रूट टू, तो ये आ गया 1 बाई रूट टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, 1 बाई रूट टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। और इस पूरे फॉर्मूले में कॉस फाइव जो है बेटा दैट इज कॉल्ड पी एफ। कॉस फाइव को कहा जाता है पी एफ। ये बहुत कॉमन टर्म है बेटा इंडस्ट्रियल स्केल पे और डोमेस्टिक स्केल पे। इट इज पावर फैक्टर। कॉस फाइव इज कॉल्ड पी एफ एंड दैट इज पावर फैक्टर। ये एग्जैक्टली है क्या बेटा, जो आप इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाते हैं, जो आप इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाते हैं, उस इम्पिडेंस ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आप मेंशन करते हो। आप उस इम्पिडेंस ट्राइंगल में मेंशन करते हो कि आपका नेट रेसिस्टेंस क्या है। ये आपका इम्पिडेंस ट्राइंगल है। इस इम्पिडेंस ट्राइंगल में आप बेस से क्या मेंशन करते हैं। ये जो आपका बेस होता है भाई, ये एंगल फाइव होता है, ये एंगल फाइव होगा, ठीक है। और बेस आपको क्या दे देता है, बेस आपको दे देता है नेट रेसिस्टेंस। नेट रेसिस्टेंस फेजर डायग्राम में बोलिए या इंपेडेंस ट्राइंगल में बोलिए, बेस दे देता है नेट रेसिस्टेंस, परपेंडिकुलर दे देता है नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस, और हाइपोटेनियस दे देता है नेट इंपेडेंस, नेट इंपेडेंस, ठीक है। एक इंपेडेंस ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप बोलेंगे कि इसमें अगर ये एंगल फाइव है तो हमें बेस क्या दे देगा। ये एंगल थीटा है तो एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। इंपेडेंस ट्राइंगल में बेस क्या दे देता है, नेट रेसिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्या दे देता है, नेट रिएक्टेंस, और हाइपोटेनियस क्या दे देता है, नेट इंपेडेंस। और यहाँ जो कॉस फाइव होगा, यहाँ जो कॉस फाइव होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए पावर फैक्टर जिसको आप बोलते हो, कॉस फाइव क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसको आप बोल सकते हैं आर बाय जेड, आर बाय जेड। नेट रेसिस्टेंस बेटा आर नेट है, नेट इंपेडेंस बेटा जेड नेट है, और नेट रिएक्टेंस बेटा एक्स नेट है। एक्स नेट को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी। हमें क्या पता कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन ये ऐसे निकल कर आएगा। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है ना। सो ये एक जनरल फॉर्मूला है पावर का, एवरेज पावर निकालने का। इस एवरेज पावर के एनालिसिस की तरफ अगर हम जाएं, पावर के फॉर्मूले फटाफट फॉर्मूले याद कर सकते हैं बेटा। इस एवरेज पावर के एनालिसिस तक अगर आप जा रहे हो तो अदर एक्सप्रेशंस आपको देखने को देखो मिल सकते हैं। आप क्या कहोगे, एवरेज पावर के क्या क्या फॉर्मूले आपको मिले। एवरेज पावर का एक फॉर्मूला है, इट इज 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t पावर इंस्टेंटेनियस dt, सबसे पहला फॉर्मूला। एवरेज पावर का दूसरा फॉर्मूला है ERMS IRMS cos फाइव, ERMS IRMS cos फाइव। एवरेज पावर का तीसरा फॉर्मूला है E0 I0 by 2 एंड इट इज cos फाइव। इसके और कई फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो बेटा, आप ऐसा कह सकते हो कि E0 तो E0 है, 2 है ही। I0 को यू कैन राइट E0 by Z, E0 by Z, और cos फाइव को आप लिख सकते हो R by Z, cos फाइव को आप लिख सकते हो R by Z। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में है E0 स्क्वायर R by 2, E0 स्क्वायर R by 2, और ये आ गया Z स्क्वायर। Z स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। E0 स्क्वायर R डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2Z स्क्वायर, और याद रहे बेटा ये E0 स्क्वायर बाय R, E0 स्क्वायर बाय 2 को आप E0 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। E0 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर यानी ERMS का स्क्वायर R बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये इतनी सारी फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है, आप देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, पावर के हैं। सारे के सारे फॉर्मूले पावर के हैं। फटाफट से एक बार शुरू से शुरू करेंगे, फटाफट से एक बार शुरू से शुरू करेंगे और पेज वाइज चीजों को करना शुरू करेंगे। देखिए
पहली स्लाइड आपके सामने है, पहली स्लाइड में पहला सवाल, प्रूव दैट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन इंडक्टर इज जीरो। और मुझे लगता है देखिए आपको ये बात समझ में आ गई है कि एवरेज पावर निकालते कैसे हैं। एक एक करके सारी स्लाइड्स कवर करते हैं। देखिए और बताइए क्या ये समझ में आ गया है। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, कोई डाउट है तो पूछेंगे बच्चे, और अगर आता है तो हमेशा की तरह थम्स अप के साथ आगे बढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 1, कोई डाउट? मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं बेटा। वेदांत जल्दी दे दूंगा बेटा मैं सभी लोगों को एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर के वन शॉट। स्लाइड नंबर 1 सबको क्लियर है? चलिए बात करते हैं स्लाइड नंबर 2 की। स्लाइड नंबर 2, इंडक्टर में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ की इक्वेशन थी, करंट की निकाली, करंट और ईएमएफ को मल्टीप्लाई किया, इंस्टेंटेनियस पावर आया, उसको इंटीग्रेट करके टोटल हीट निकाली, टी से डिवाइड किया, एवरेज पावर आया, एवरेज पावर आया। देखो इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? करंट फेजर जो कि वोल्टेज फेजर से परपेंडिकुलर हो, ऐसा करंट फेजर वॉटलेस करंट होता है क्योंकि वो हीट डिसिपेट नहीं करता। हीट केवल वही फेजर डिसिपेट करता है करंट का जो वोल्टेज के साथ पैरेलल हो, वोल्टेज के साथ पैरेलल हो। इस बात में किसी को कोई समस्या? देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या? क्लियर है? क्लियर है बेटा? पाई, पाई कहाँ है? बेटा बिल्कुल दे देंगे सभी चैप्टर के डेरिवेशन। चंदन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर चल रहा है, आप एक बार प्लीज अपना नेट पर पैक देख कर फिर उसको दोबारा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है क्या? इसमें ये जो टर्म आई है नेगेटिव साइन कॉमन लेके, टर्म साइन 2 ओमेगा टी वाली टर्म जो हमने ट्रांसफॉर्म की है उसका इंटीग्रेशन 0 है। देखिए ऑल क्लियर है तो आगे चलेंगे बेटा। मैपिंग करते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए सारी बातें, नोट्स तो क्लास के बाद मिल जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है बेटा। बेटा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो हम समय के साथ साथ पुराने चैप्टर्स के बनाते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अगले सवाल के बारे में बात की कि एवरेज पावर जो डिसिपेट है कैपेसिटर में वो कितना निकल कर आ रहा है? 0 निकल कर आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हमारे सामने है, देख सकते हैं भाई। ठीक है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, करंट की इक्वेशन लीडिंग कराई है, इंटीग्रेट किया है और फेजर बनाया है, वॉटलेस करंट आया है, एवरेज पावर 0 आया है। आप देखिए इंटीग्रेशन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, इसका इंटीग्रेशन 0 कैसे आया है ये मैंने नेक्स्ट पेज पे निकाल के भी दिखाया है, हम देख सकते हैं इसको। अभी कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं। माइनस कैसे आया? इसमें माइनस कहाँ आया? इसमें तो माइनस आया ही नहीं। पिछली बार जो माइनस आया बेटा वो π/2 माइनस ओमेगा टी था, क्योंकि पहले ओमेगा टी माइनस π/2 था। ओमेगा टी माइनस π/2 में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी होगा। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा रख सकते हैं ना, इस वजह से मैंने किया। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। देखिए इससे हमने प्रूव कर दिया कि कैपेसिटर की जो एवरेज पावर है वो 0 निकल कर आएगी। फिर देखिए हमने कहा, हमें पता थी ये बात मन ही मन की रेसिस्टर में 0 नहीं आती। रेसिस्टर तो यार हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज होता भी है, बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। तो रेसिस्टर का एवरेज पावर कितना डिसिपेट होता है वो हमने निकाला है। तो देखिए जरा, रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, कोई लीडिंग कोई लैगिंग नहीं। तो नो वॉटलेस करंट, कोई वॉटलेस करंट नहीं है, वोल्टेज वाला करंट है, हीट डिसिपेट करेगा। ऐसा कोई करंट नहीं है इसमें जो हीट डिसिपेट ना करे, इसमें रेसिस्टर में तो करेगा ही करेगा। तो देखिए स्टेप्स वही हैं आपके सामने। इंटीग्रेशन में कोई समस्या है तो बताइए, वरना मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं। देखिए बताइए, थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर आगे चलते हैं।
आदर्श, आपको बेटा मेरा सजेशन है कि रिकॉर्ड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तब देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी साइड से बेटा कनेक्टिविटी इशू है, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे देख पा रहे हैं। जीरो बेटा ये निकल कर आया है, कैसे निकल कर आया है जीरो, ये देख सकते हैं, मुझे लगता है ये क्लियर है। ये देखिए, जिन बच्चों को डाउट था उसको मैंने कैसे जीरो कर दिया, मैंने आपके लिए इंटीग्रेशन भी बिल्कुल खोल के बता दी कि साइन 4 पाई भी जीरो है और साइन जीरो भी जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो जीरो। और उसके बाद हमने कहा कि एवरेज पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आया, ये वैसे ERMS IRMS एक और फॉर्म आ गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इन जनरल एवरेज पावर का वो ये होता है, जहां cos फाई जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, ये बात याद रखनी है आपको, वो R/Z है, R/Z है, और इम्पिडेंस ट्राइंगल से निकलता है या फेजर डायग्राम से निकलता है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इस बात को बस मन में बिठा लीजिए अभी के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले जो 3 सवालों में आपके रिजल्ट आए हैं, प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली कैपेसिटेटिव में और प्योरली रेसिस्टिव में, वो सारे जवाब कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से निकल कर आएंगे, एक स्टेप में खटाक से आपको निकाल कर दिखाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको मन में बिठा लीजिए कि भाई इंपिडेंस ट्राइंगल से cos फाई R/Z होता है, वही पावर फैक्टर कहलाता है। करिए इसको, फिर आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा तो थम्स अप के साथ आगे चलेंगे। आ गई होगी बेटा बात समझ में। रूट कहाँ है, 2 पे, 2 पे रूट नहीं है। ERMS जो है वो E0/√2 है, IRMS भी I0/√2 है बेटा, 2 बार √2 मल्टीप्लाई होकर ये 2 आ रहे हैं, 2 बार √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ रहे हैं। सूरज, मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, मन में बिठा ली है ये बात, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रीवियस ईयर नीट का सवाल है बेटा, ये जो 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर नीट में आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बस ये बताया है कि जो रिजल्ट आपको बताए गए हैं उनके इतने 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 वेरिएंट्स हो सकते हैं, बस आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर नीट का एक सवाल बातों बातों में बोर्ड पे हमने कर ही दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। मन में बात बैठ गई हो तो बताइएगा, थम्स अप के साथ आगे चलेंगे। चलिए, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। Z इज इम्पिडेंस, Z इज इम्पिडेंस, Z इम्पिडेंस है, तो Z जो होता है वो अंडर रूट ऑफ x नेट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। तो बेटा जब Z का भी स्क्वायर है, Z का भी स्क्वायर है, तो देखिए वो रूट खत्म हो जाएगा बाहर वाला, Z का भी स्क्वायर है ना, तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा। थैंक यू कुश, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। पर हमारे लिए और बड़ी अप्रिसिएशन ये होगी जब आप 100 on 100 फिजिक्स में स्कोर करके आएंगे। चलिए बच्चों, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा बेटा, एनालिसिस में आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ऐसा है कि P एवरेज जो है उसका फॉर्मूला तो आ गया ERMS IRMS cos फाई, ERMS IRMS cos फाई और E0 I0 cos फाई बाई 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ही, ठीक है। ERMS को E0/√2, IRMS को I0/√2, √2 मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 आ गया। फेजर डायग्राम जब आप बनाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे सीरीज सर्किट में मान लेते हैं कि आपका करंट जो है वो रेफरेंस है, ठीक है, और कुछ यहां पे आपका VR है, कुछ ये आपका VL माइनस VC है। एज अ रिजल्ट आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए ये आपका VNet और E है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये आपका VNet और E है, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई। तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा, फेजर जो है वो ऐसे भी फॉर्म में दिखाया जा सकता है, और आप ये बोल सकते थे कि आपका करंट जो है वो रेफरेंस है,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर हमारा R है, ये हमारा XL माइनस XC है, और इसको कंप्लीट करने पर ये जो निकल कर आया ये इन दोनों का नेट रिजल्टेंट है। किस फॉर्म में है कि क्या नाम है इसका? Z नाम है इसका इम्पिडेंस, Z नाम है इसका इम्पिडेंस। ऑलराइट, तो यहां ये एंगल फाई आया है, और आप कह सकते हैं कि भाई कॉस फाई जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस R बाय Z है, नेट रेसिस्टेंस बाय नेट इम्पिडेंस। ठीक है, अब यहां जरा इस रेफरेंस को, इस करंट को, बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां इस करंट को जरा रिजॉल्व करके देखिए, वेक्टर की तरह ट्रीट करके। तो एक तो कंपोनेंट आ जाएगा ये I cos फाई वाला, एक कंपोनेंट आ जाएगा I cos फाई वाला, और एक कंपोनेंट आ जाएगा I sin फाई वाला। ये करंट इस वोल्टेज के साथ फाई एंगल बना रहा है, ये करंट इस वोल्टेज के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो वोल्टेज फेजर के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा करंट का वो डिसिपेशन देगा, इसीलिए फॉर्मूला क्या है? ई आई कॉस फाई। ई आई कॉस फाई का मतलब ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, आर एम एस वैल्यूज है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आई साइन फाई, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी नथिंग बट वॉटलेस करंट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही क्या होगा बेटा? वॉटलेस करंट होगा, वॉटलेस करंट होगा। ध्यान दीजिएगा, आप बात कर सकते हैं प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली इंडक्टिव में जो फेज लीडिंग या लैगिंग होती है, प्योरली इंडक्टिव में जो फेज लीडिंग या लैगिंग होती है फाई, वो 90 डिग्री होता है। फाई 90 डिग्री होगा अगर, तो आप ये बोलेंगे कि भाई जो वॉटलेस करंट है, जो वॉटलेस करंट है, वो वॉटलेस करंट क्या है? वो होगा आई नॉट साइन फाई, यानी आई नॉट साइन 90 डिग्रीज, यानी कि हो जाएगा आई नॉट। एंड पावर जो डिसिपेट होगी, पावर एवरेज, उसका फॉर्मूला होगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई में फाई क्या है? कॉस 90 डिग्रीज। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव में क्या निकल कर आ रहा है? जीरो निकल कर आ रहा है। प्योरली कैपेसिटिव में क्या हो जाएगा? क्या आप ये बोल सकते हैं प्योरली इंडक्टिव बोलिए सर, या प्योरली कैपेसिटिव बोलिए? कैपेसिटेटिव या कैपेसिटिव बोलिए। प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में, दोनों में ही आप क्या बोल सकते हो? प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव में, दोनों में ही आप क्या बोल सकते हो कि भाई फाई, फेज लीड और फेज लैग, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इंडक्टिव में और कैपेसिटिव में? 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये रहे सारे फॉर्मूले। और यही बात अगर आप, तो पहले सवाल और दूसरे सवाल का आंसर इस वजह से जीरो आया था बेटा, इस वजह से जीरो आया था। और प्योरली रेसिस्टिव के बारे में चर्चा करेंगे तो ये बोलेंगे कि प्योरली रेसिस्टिव के केस में, प्योरली रेसिस्टिव के केस में फाई कितना हो जाएगा? प्योरली रेसिस्टिव में बेटा कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। रेसिस्टर जब प्योरली रेसिस्टिव होता है, या रेजोनेंस के बारे में बात होती है, रेजोनेंस में भी तो मैंने आपको पिछली मुलाकात में सिखाया था दैट सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेसिस्टिव। तो रेजोनेंस में जब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हो या इकलौता रेसिस्टर हो, जब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेसिस्टेंस हो या इकलौता रेसिस्टेंस हो, इन दैट केस फाई की वैल्यू जीरो आती है। वॉटलेस करंट आ जाता है बेटा, वॉटलेस करंट आ जाता है आई नॉट साइन 0 डिग्रीज, आई नॉट साइन 0 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कोई करंट वॉटलेस नहीं होता, सारा का सारा पावर डिसिपेट करने के लिए होता है। तो जो एवरेज पावर होगा वो आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 डिग्रीज, यानी कि वो आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस, ई आर एम एस आई आर एम एस, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ई नॉट आई नॉट बाय टू, ई नॉट आई नॉट बाय टू। दिस इज ई आर एम एस आई आर एम एस। देख लीजिए और बताइए बोर्ड पे जितना कुछ लिखा है क्या सारी बातें समझ में आई है? 1 मिनट का समय लीजिए, आराम से सोचिए कि जो आपने एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखा है वो एग्जैक्टली क्या निकल कर आया है। एवरेज पावर का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या निकल कर आया है। मैं स्क्रीन से हट गया हूं ताकि आप आराम से देख सकें इसे।
मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूंगा आपको, आपके फीडबैक को। आपको समझ में आ गई है क्या सारी बातें? रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं बेटा एक बार। फेजर डायग्राम है ये, ग्राफ नहीं है बेटा, फेजर है, फेजर। फेजर में हमने कहा कि करंट फेजर मान लीजिए ऐसे है, और मान लीजिए वोल्टेज फेजर जो है वो नेट ऐसे है। तो करंट फेजर का वो पार्ट जो वोल्टेज फेजर के पैरेलल होगा, जैसे आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो करंट फेजर का वो पार्ट जो वोल्टेज के पैरेलल होगा वो हीट डिसिपेशन के काम आएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हीट डिसिपेशन के काम नहीं आएगा, बिल्कुल हीट डिसिपेट नहीं करेगा, तो आप उसे वॉटलेस करंट कहेंगे। वॉटलेस करंट की एक और सिंपल सी परिभाषा हो सकती है, जब एवरेज पावर किसी सर्किट में जीरो हो तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट वॉटलेस करंट या आइडियल करंट भी कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो हमने आज की क्लास की शुरुआत सवालों से की थी, तो प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव या प्योरली रेसिस्टिव में जो जवाब हैं वो इस प्रकार से आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपका फंडा बेटा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, और कल का टेस्ट देने से पहले या अपकमिंग टेस्ट देने से पहले आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बेसिक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स काफ़ी बनाने चाहिए। बाकी कल के टेस्ट के बाद वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हमारा डिस्कशन होगा, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अभी प्रिपरेशन का दौर चल रहा है, तो अपना फुल एफर्ट दीजिए। मार्क्स अगर कम भी आए तो परेशान नहीं होना है, बस दिमाग लगाना है सवालों में और मेहनत करते जानी है। मार्क्स में अभी मार्क्स के रिगार्डिंग या मार्क्स के बेसिस पे खुद को आप जज मत कीजिए, क्योंकि अभी हमें कोर्स कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, समझना है, सीखना है। मार्क्स तो यार आते जाते रहते हैं। बेसिकली ये एक असेसमेंट है, आप पढ़ाई करके टेस्ट दीजिए, लेकिन मार्क्स के होड़ पे मत जाइए, है ना। मार्क्स के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। डेफिनेटली मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें स्कोर होती रहेंगी, रैंक भी डिलीवर होगी। तो मुझे लगता है आज का सफ़र रहा बहुत अच्छा, मेरा भी आप लोगों के साथ, और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और सारी बातें ध्यान रखी जाएंगी। और अपकमिंग वीक से फिर से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैं भी यहाँ आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, आप भी डटे रहिए, है ना। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।